नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है यूजीसी विवाद, सियासी फसाद। जी हां, यूजीसी के नए नियमों ने देश की राजनीति में सियासी संग्राम छेड़ दिया है। नियमों के खिलाफ बढ़ते विरोध और सवर्ण समाज की नाराजगी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। लेकिन अदालत की रोक के बावजूद सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक यह मुद्दा अब वोट बैंक की राजनीति से जुड़ चुका है। जातिगत समीकरण इतने संवेदनशील हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल साफ और स्पष्ट रुख अपनाने से बचते दिख रहे हैं। दिग्विजय सिंह का तो इस मामले में सफाई भी आ गई है। उन्होंने कहा है कि इतना ही नहीं, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कुल मिलाकर यूजीसी विवाद पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। यूजीसी के नए नियमों पर विवाद, दिल्ली से लेकर एमपी तक सियासी फसाद। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में मचे घमासान के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है। शीर्ष अदालत ने विवादित नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। दरअसल इन नियमों को लेकर सवर्ण समाज सड़कों पर उतर आया है। मामला सीधे तौर पर जातीय वर्गों से जुड़ा है, इसलिए राजनीतिक दल खुलकर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन विरोध और आरोप प्रत्यारोप के बीच यूजीसी को सिफारिशें देने वाली संसदीय समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले पर सफाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि संसदीय समिति की कई अहम सिफारिशों को यूजीसी ने नजरअंदाज किया है। झूठे मामले दर्ज कराने वाले विद्यार्थियों को सजा देने का प्रावधान समिति ने नहीं बल्कि यूजीसी ने खुद हटाया। हालांकि कांग्रेस के भीतर ही इस मुद्दे पर एक राय नजर नहीं आ रही। प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने संसदीय समिति की सिफारिशों को ही गलत ठहरा दिया। ये यूजीसी का जो फैसला आया है, इससे कंट्रोवर्सी फैल रही है। इसमें एक जन सुनवाई भी करना था इनको, लोगों से, आम लोगों से बात करना था कि इसको किस तरह से टेकअप किया जाए। और दूसरा उसमें एक पॉइंट ये था कि कोई फर्जी कंप्लेंट करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। तो इससे लोग डरते, वो बाकी और चीजों पे फिर से सुनवाई होके ये ड्राफ्ट फिर से आना चाहिए। कुल मिलाकर यूजीसी के नए नियमों को लेकर मची हाय तौबा में अब जिम्मेदारी तय करने की होड़ शुरू हो चुकी है। एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस की प्रदेश महिला अध्यक्ष रीना बौरासी का बयान भी सियासी विवाद की वजह बन गया। उन्होंने इस मसले को एससी, एसटी और ओबीसी वोट बैंक बताया, लेकिन सवर्ण वर्ग पर बोलने से बचती नजर आई। कांग्रेस तो हमेशा एससी, एसटी, ओबीसी से ही हमारी विचारधारा हमेशा एक एससी, एसटी, ओबीसी निचले वर्ग को ऊपर ले जाने की होती है। हमारे लोग भी वही, वोट बैंक भी हमारा वो, और हमारे लोग भी एससी, एसटी, ओबीसी के ही बीच में जाते हैं। सवर्णों को लेके आपका स्टैंड सीधा है कि ये नियम है जो सही है। आप दलित ओबीसी के साथ में हैं, जी है और आगे भी रहेंगे। और स्वर्ण की बात तो मैं आपसे कर ही नहीं। इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने वीडियो पोस्ट कर कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सवर्ण समाज को पराया समझती है, जबकि एससी, एसटी और ओबीसी को सिर्फ वोट बैंक मानती है। आशीष अग्रवाल ने दिग्विजय सिंह की सफाई पर भी उन्हें घेरा। देखिए, दिग्विजय सिंह जी सिर्फ अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, अपने पुत्र मोह में अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश में बयानबाजी देते रहते हैं, जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। कुल मिलाकर यूजीसी के नए नियमों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सियासी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यही वजह है कि कोई भी दल खुलकर अपनी स्थिति साफ करने से बच रहा है और आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। साफ है कि सवर्ण हो या फिर एससी, एसटी या ओबीसी, किसी भी वर्ग की नाराजगी कोई भी राजनीतिक दल मोल नहीं लेना चाहता। और इसी डर के बीच यूजीसी के नियमों पर सियासी संग्राम भी छिड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, यूजीसी के विवादित नियमों के लिए कौन जिम्मेदार है? दूसरा सवाल, क्या दिग्विजय सिंह की सफाई एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने जैसी है? तीसरा सवाल, सवर्ण समाज की नाराजगी किस दल पर भारी पड़ेगी?
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता हरेंद्र विक्रम सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हरेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। दिग्विजय सिंह ने तो ठीकरा फोड़ दिया मंत्रालय पर, यूजीसी पर, कि जो सिफारिशें की थी वो ही लागू नहीं की, इस वजह से ये विवाद खड़ा हुआ। गेंद आपके पाले में। क्योंकि सभी को जानकारी है दिग्विजय सिंह जी का नाम आया है, तो निश्चित रूप से ये घटना 2014 के पहले की है। 2014 में रोहित वेमुला और पायल तड़वी, इन दो लोगों के परिवार के लोग कोर्ट में गए थे। तब कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह जी। उस समय उन्होंने जो भी सिफारिशें दी होंगी, अब जाकर उन सिफारिशों पर अमल में लाया गया है कोर्ट के आदेश के उपरांत। हाँ, क्योंकि इस समय सरकार हमारी है तो जवाबदेही भी हमारी ही बनेगी। हमारे जो शिक्षा मंत्री, उनकी जवाबदेही बनेगी कि आपने उन सिफारिशों में अध्ययन किया या क्यों नहीं की। हरेंद्र जी, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम सबको समान अधिकार है, जी। फिर भी हर जगह सिर्फ टारगेट सिर्फ सामान को ही क्यों किया जाता है? सामान हर जगह आपको अपने लेवल पे लाने के लिए सहयोग करता है, प्रयास नहीं तो हरेंद्र जी, आप जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हैं ना कि आपकी सरकार की जिम्मेदारी, जो आरोप दिग्विजय सिंह लगा रहे हैं वो आप स्वीकार कर रहे हैं कि हमने देखा नहीं, या उनकी जो सिफारिशें थी संसदीय समिति की वो बदल दी गई हैं। इससे सहमत हैं आप? ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, और जो छोटी मोटी चूक नहीं थी, इस चूक के कारण से देश में जाति वैमनस्यता, जो अभी हम लोग कहते थे हम सब भाई भाई, वो वैमनस्यता की एक बहुत बड़ी खाई पैदा हुई है। और वो तो बहुत अच्छा है कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के मतलब आपकी जो सरकार नहीं कर पाई तो सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। जो काम आप कर सकते थे वो आपने किया नहीं। क्योंकि देखिए कोई भी काम सुप्रीम कोर्ट या उसकी सिफारिश से लागू होगा तो उसे वही हटा सकता है, सरकार नहीं हटा सकती इसके लिए। और इसमें हम मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है तो गलती तो हुई है ना कहीं, ये मान रहे हैं आप? बिल्कुल चूक है। चूक तो है विक्रम जी, और स्वीकार भी कर रही है बीजेपी, और उसमें सुधार भी होगा। लेकिन दिग्विजय सिंह अब क्यों जागृत हुए? जब सिफारिशें की थी तब वो चिट्ठी लिख देते कि साहब गलत सिफारिशें हुई हैं, यूजीसी ने हमारी सिफारिशें बदल दी हैं। अब क्यों जागृत हो रहा है? क्या राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं? ब्रजेश जी, यही ये तो सवाल मेरा विक्रम जी से है। इस देश की यही तो विडंबना है। ठीक है, कि अब जवाब ले लीजिए आप। कि हर पार्टी सिर्फ पीडीए की बात कर रही है, सामान्य की बात कोई नहीं कर रहा। ठीक है, तो विडंबना तो यही बात है कि अभी तक कोई नहीं दिख रहा था। आप लोगों के चैनलों के माध्यम से मतलब इस चीज को जब बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो, सबके लिए सवर्ण सामान्य अछूत हो गए। जवाब दीजिए विक्रम जी, जो मेरा सवाल था दिग्विजय सिंह अब क्यों जागृत हुए, पहले क्यों चिट्ठी नहीं लिखी? देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। समझाइए ना आप। अंबेडकर साहब का एक बहुत प्रसिद्ध भाषण है कि अराजकता का व्याकरण, और उस भाषण में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। वो कहते हैं कि संविधान कैसा है इस बात पे लागू होगा कि उसको कैसा सिद्ध होगा, इसको लागू करने वाले कैसे, इस बात पर निर्भर करता है। और उन्होंने इस भाषण में ये भी कहा था कि जो आज़ादी हमको मिली है, हम उस आज़ादी के योग्य हैं अथवा नहीं हैं, ये तो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार बताएगा। पिछले 70 साल से कांग्रेस ने अपनी कार्यशैली से और संविधानवादी दर्शन से ये सिद्ध किया। मेरा सवाल आपने शायद सुना नहीं। बिल्कुल सुन लिया आपका, लेकिन मुझे तो उसका जवाब दीजिए ना। नहीं, मुझे पृष्ठभूमि स्थापित करने दीजिए। पृष्ठभूमि में समय चला जाता। सीधा सवाल है मेरा कि दिग्विजय सिंह ये काम पहले भी कर सकते थे, पहले भी चेता सकते थे सबको, मुझे बताइए। लेकिन क्या इंतजार करते रहे? नहीं, कैसे कर सकते थे मुझे बताइए कि जब उसकी सिफारिशें लागू होती हैं और उसके बाद जब उसके रिएक्शंस आते हैं, उसके बाद ही तो राजनेता चौकन्ना होता है, समझता है कि ये क्या हुआ। जब उन्होंने खुद देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा कि हमारा ड्राफ्ट क्या था और यूजीसी ने क्या ड्राफ्ट जारी किया है, जब उसने अध्ययन किया होगा तब उसके बाद की तो पता चला होगा। बहरहाल मतलब पूरे देश को पता चल गया तब
जो अध्यक्ष हैं उनको नहीं तब नहीं, पता चला। देखिए देखिए, कई लोग तो बेमतलब में रिएक्शंस दे रहे थे, हाँ। लेकिन जो जिम्मेदार नेता होता है वो पहले देखेगा, पढ़ेगा कि किस तरीके से, किस भाषा में उसके कॉमा फुल स्टॉप क्या है, तमाम बातें हैं। लेकिन या फिर इंतजार ब्रिजेश, करेगा कि भैया अपने मतलब का है कि नहीं है, अपनी नहीं पार्टी नहीं के नहीं, फेवर का है कि नहीं है, ऐसा फायदा ऐसा है ही मिलेगा नहीं। कि नहीं मिलेगा। नहीं ब्रजेश जी, आप इस बात को समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और आपके माध्यम से चैनल के जी जी। दर्शकों को समझाना चाहता हूँ कि इसमें देखिए क्या है कि संविधान लागू करने वाला कौन है। लोगों को ये शक है कि ये जो सरकार है ये संविधान विरोधी, और ये हर जो अध्यादेश है, हर नियम और कानून का सत्यानाश कर देती है। एक मुझे कानून ऐसा बताइए जो इस सरकार ने लागू किया और उस पर विवाद ना हुआ हो। तो मतलब जनता में ये परसेप्शन है कि जो मोदी सरकार है, भाजपा और आरएसएस की सरकार है, वो कहीं भी इस तरीके के न्यायपूर्ण कानून को लागू करने में असमर्थ है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं एक जनरल कमेंट करना चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट सवर्ण अपने आप को गुनाहगार क्यों मान रहा है, वो क्यों लगता है? आप बताइए कि यार 302 लागू नहीं है, 376 लागू नहीं है, 420 ही लागू नहीं है, तो ये सारी धाराएं तो लागू हैं। तो इस धारा के आधार पर मैं ये समझ लूं कि मेरे खिलाफ है, मैं बाय डिफॉल्ट अपने आप को अपराधी क्यों महसूस करता हूं? तो ये जो सवर्ण समाज की जो मानसिकता है, ये भी इस देश के लिए घातक है। इसी लेकिन वजह जब से आप उसमें से ये शर्मा प्रावधानी जी, हटा देंगे नहीं विक्रम नहीं, जी इसी कि कोई नहीं, मेरी झूठी बात, शिकायत करेगा तो कार्रवाई नहीं नहीं ये होगी। देखिए ब्रजेश जी, आप खुद कानून जानते हैं, सब जानते हैं। एक ही फोरम पे थोड़ी सब कुछ हो जाता है। यदि मुझे यहाँ न्याय नहीं मिला, जैसे मानहानि की बात है, मानहानि के जो बयान है वो मंचों पे दिए जाते हैं, लेकिन मुकदमे अदालतों में लड़े जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि यदि तो क्या मुझे आप ये इस कहना समिति चाह ने रहे हैं विक्रम जी सीधे सीधे कि हाँ सही नियम थे, रोक नहीं लगनी नहीं चाहिए थी, नहीं, लागू देखिए एक होने बात चाहिए? मुझे, नहीं ब्रजेश भाई, एक बात बताइए, क्या उत्पीड़न सही है या भेदभाव सही है? यदि इसके खिलाफ कोई प्रस्तावना आती है तो हम न्याय पे आधारित क्यों नहीं होते हैं? मतलब यही तो आप सरकार बातें के हैं पक्ष में हो, बीजेपी कि ये, प्रवक्ता सरकार के खिलाफ है अपनी, उल्टा नहीं होगा ये नहीं तो। नहीं, मैं बीजेपी प्रवक्ता को साधुवाद देता हूं कि पहले प्रवक्ता दिखे हैं जिन्होंने कांग्रेस के नाम का रोना नहीं रोया है। मैं बिल्कुल उनका सम्मान करता हूं, कम से कम इतनी राजनीतिक ईमानदारी हमारे पास रहनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही कि जिसकी लेकिन आप सरकार कह है रहे उसके हैं जो, कि लागू होना चाहिए था, नियम में कोई नहीं वो मैं नहीं है। बिल्कुल नहीं, एक बात मुझे बताइए कि उसमें कौन रह गया था? सारी महिलाएं थी, ईडब्ल्यूएस था, दिव्यांग थे, एससी एसटी ओबीसी थे, सभी तो थे। और इनके खिलाफ भी यदि एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें करते तो तो जो इसकी आपकी इसकी महिला भी, कांग्रेस की अध्यक्ष कह रही हैं कि हम्म, हम एससी एसटी ओबीसी के साथ हैं, मतलब ब्राह्मणों हाँ, से आप भी अछूत हैं, उन्हें अछूत कर दिया ब्राह्मण, आपने, देखिए सवर्ण समाज ब्राह्मण को तो अछूत कर दिया, देखिए जनरल को ब्राह्मण अछूत कर बार दिया। बार, देखिए एक बात सुन, मुझे बताइए ब्रजेश भाई, उस व्यवस्था, उस दर्शन को आप कोसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? कि जिसने हेयर ड्रायर नहीं बनाया, नाई बनाया, जिसने जूते नहीं बनाए मोची बना दिए, जिसने वॉशिंग मशीन नहीं बनाई धोबी बना दिए। अरे धिक्कार है ऐसे दर्शन और ऐसी संस्कृति पे कि जो एक माचिस नहीं खोज पाई, और ग्रंथ इतने ज्यादा लिख मारे हैं कि उससे निकलता क्या है? भेदभाव, असमानता, छुआछूत। मुझे बताइए, भारत में जो छुआछूत है वो अपने आप में एक मौलिक स्थापना है। पूरी मानवता का शर्म सर तो झुक आप जाता दिग्विजय है। सिंह के पक्ष में नहीं है, दिग्विजय सिंह के खिलाफ हैं नहीं नहीं, मैं कि किसी उनको पक्ष ये या नहीं विपक्ष कहना की चाहिए बात नहीं था कर रहा, मैं एक कि जनरल यूजीसी कमेंट ने कर नियम रहा बदल हूँ। दिए? सीधे नहीं, सीधे मैं बोलो ना। जनरल कमेंट कर रहा हूँ, मैं जनरल कमेंट कर रहा हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि भेदभाव और असमानता के खिलाफ कानून आता है तो हर आदमी को उसको खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। हमारे समाज का एक नैतिक पतन है कि इतने ठीक, अच्छे कानून के खिलाफ भी आज वातावरण तो शर्मा तैयार जी होता है। पूरी डिबेट में उल्टी गंगा बह रही लगता है। कौन जिम्मेदार है? यूजीसी जो नियम आया उसके लिए क्या उसमें खामियां हैं? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, शिक्षा मंत्रालय जिम्मेदार है, या जो विक्रम जी कह रहे हैं लागू हो जाना चाहिए था? फिर लागू हो जाना चाहिए तो कोर्ट ने कुछ तो खामियां देखी होंगी जब तो स्टे दिया है। अरे सर, आप कोर्ट कैसे भी तो देखते हैं शर्मा मनुवादी जी? है। ठीक है, आ रहा हूं विक्रम जी, अभी टाइम है जी। देखिए, कुल मिलाकर के ये वाकई ये समाज, ये कानून जो है वो समाज में एक खाई को बांटने वाला कानून है। मोटे तौर पर भारत में भेदभाव की राजनीति, भेदभाव का जो सामाजिक चलन था वो कभी नहीं रहा। और मैं इसके लिए, इस विभाजन वाले कानून के लिए दोनों को जिम्मेदार मानता हूं, कांग्रेस को भी और भाजपा को भी। अगर एक किसी कमेटी ने, एक सबसे पहले तो जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट भी आश्चर्यजनक है, और अगर वो आई है तो उसको लागू कर दिया। लेकिन आप, एक और बात मुझे बहुत आश्चर्यजनक कई बार होता है, भारतीय परंपराओं को, भारतीय जीवन शैली को बिना समझे हुए वो जो अंग्रेज चले गए हैं षड्यंत्र करके, आप ये जो हम करीब 1500 वर्ष तक अंधेरे में रहे, दासत्व के अंधेरे में रहे, उसमें कई प्रकार की परंपराएं हमारे यहाँ टूटी हैं। मैं 2 उदाहरण, 3 उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ये मान्यता रही है
कि जितने लोग हैं वो सारे के सारे 7 ऋषियों की संतान है। अगर ऋग्वेद में आप देखेंगे 127 ऋषि है, तो उसमें अगर मुंडूक ऋषि है तो मुंडा आदिवासी भी है, उसमें बादरायण ऋषि है तो बादरा आदिवासी भी है, गौंडपाद ऋषि है तो गौंड आदिवासी भी है। वो फिर हमारे यहाँ जो विभाजन था चातुर्वर्ण माया सृष्टि गुण कर्म विभाजिता, गुण और कर्म के आधार पर विभाजन था। हमारे यहाँ वाल्मीकि जी ने कहाँ जन्म लिया है? और ऋग्वेद के 8वें मंडल में एक पूरा सूक्त है उनका। जाबाली ऋषि की माँ को आप देख लीजिए, वो तो गणिका है, पिता के उनका पता नहीं है। तो कुल मिलाकर के वो भी ऋषि बने हुए हैं। व्यास ऋषि जिनकी पीठ बनती है, उनकी माता तो मछली पालन समाज से आती हैं। तो अगर हम पुरानी बात ना करें, रानी दुर्गावती जो गोंड बाने की रानी थी, जिन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया अकबर से, वो चंदेल राजा कालिंजर की पुत्री थी, वो सूर्यवंशी राजा थे, और उनकी माता जो है वो राणा सांगा की बहन थी। अगर हम रविदास जी को देखें, रविदास जी ने किस परिवार में जन्म लिया? वो रामानंद जी के शिष्य हैं। आगे चल करके झाला रानी और मीराबाई ने रविदास जी को अपना गुरु बनाया है। कबीर दास जी ने किस परिवार में जन्म लिया? तो कुल मिलाकर के ये जो 1773 के बाद जन्म के आधार पर विभाजन जो अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया कि मैं नाम बदल लूं, धर्म बदल लूं, नगर बदल लूं, काम बदल लूं, लेकिन जाति नहीं बदल सकता। हम सामाजिक जीवन में कहां पर हम खाना खाने को जाते हैं, कभी पूछते हैं कि किसने खाना बनाया, किस डॉक्टर से हमने इलाज कराया, किससे हम सब्जी खरीद रहे हैं, किससे हम पानी खरीद रहे हैं। आप मनु को सही साबित मत करवाओ। ये बताओ यूजीसी में जो एट्रोसिटी है, जब संविधान बन रहा था, विक्रम जी आ रहा हूँ, सारे के सारे लोग, ये अपने मनुवाद को स्थापित करना चाहते हैं और इतनी महान परंपराओं का रोना रोकर, कुर्ता पहनकर, मारे डर के विक्रम जी आपके पास कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आ रहा हूँ, मैं पूरा मौका दूंगा, सुन तो लीजिए। लेकिन शर्मा जी, क्या दोनों ही दलों ने अछूत कर दिया? सवर्ण की नाराजगी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अपर कास्ट की सरदार पटेल को देख लीजिए, सारे लोग कानून के बराबर रहे। अम्बेडकर जी का तो नारा था जातिवाद तोड़ने का, लोहिया जी का नारा था जातिवाद तोड़ने का, एक जमाने में कांग्रेस का नारा था कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। लेकिन समय के साथ ये जो कहीं ना कहीं विभाजन की जो राजनीति आ गई है, मैं समझता हूं इसमें राजनीतिक दलों को चेतना लेनी चाहिए और कहीं ना कहीं भारतीय समाज की एकजुटता जो है उसकी तरफ लाना चाहिए। शर्मा जी, एक छोटा सा सवाल और है मेरा, क्या दोनों ही दलों को या अन्य दलों को सवर्ण समाज से, जनरल से दिक्कत है, या ये मेरा सवाल है, क्या अछूत कर दिया उन्होंने? बहुत आपत्तिजनक कथन। नहीं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बात मोटे तौर पर समझ लीजिए, जिस प्रकार वृक्ष अगर आसमान में जाता है तो उसकी कहीं ना कहीं एक जड़ होती है। आप अगर पूरे के पूरे ईसाई समाज को देखेंगे तो वो चर्च से जुड़ा हुआ है, पूरे मुस्लिम समाज को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं इमाम और उलेमा से जुड़ा हुआ है। सनातन समाज एक जमाने में गांव के पुरोहित से जुड़ा हुआ था। तो जड़ काटने के लिए सारा का सारा जो टारगेट किया गया अंग्रेजी काल में, वो ब्राह्मण को किया गया कि जब तक वो ब्राह्मण को टारगेट नहीं करेंगे समाज का रूपांतरण नहीं कर सकते। आप पूरा का पूरा साहित्य देख लीजिए, तो आप अगर देखेंगे, फिल्मों को देख लीजिए, सीरियल को देख लीजिए, हर फिल्म बनेगी तो उसमें किसी ब्राह्मण को ऐसा ढोंगी बताएंगे, ठाकुर को ऐसा बताएंगे कि सब शराब पीता है, एक फिल्म तो ऐसी थी कि जिसमें चिल्लाया कि ठाकुर आया ठाकुर आया, वैश्य को ऐसा बताएंगे कि भाई खाते में हेर-फेर करता है। छुआछूत कहां से उत्पन्न हुई? शर्मा जी और बता दो कि छुआछूत कैसे उत्पन्न हुई? उपन्यासों में चल रहा है, ये किसकी मौलिक खोज है? मैं समझता हूं नहीं बना पाए वो छुआछूत बना गया। हो जाना चाहिए जी। विक्रम जी पूछ रहे हैं कि छुआछूत किसकी खोज है, फिर कहां से उत्पन्न हो गई? गजब, मतलब हद है भाई, पराकाष्ठा है। पूरा समाज को इन्होंने बर्बाद कर दिया, दुर्गति हो गई, हम कभी तरक्की नहीं कर पाए। अरे तो अब तो जातिवाद खत्म हो गया, दोनों ही दल वो कर रहे हैं। नहीं तो आप अंग्रेजों ने जो किया था वही कर रहे हैं क्या? एक बात मुझे बताइए, ये कथन कहां से निकल के आ रहा है कि दोनों दल जो है सवर्ण विरोधी हैं? ये कथन कैसे आप स्थापित कर पा रहे हैं? आपकी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कह रही है कि हम सवर्ण की बात नहीं करेंगे, SC ST OBC हमारा वोट बैंक है, तो वोट बैंक देख के बात करेंगे क्या? कानून बना, दहेज प्रथा के विरोध में कानून बना, तो क्या सारे दूल्हे जो हो गए वो कानून के विरोधी हो गए? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कानून तो सीधा सीधा स्थापित हुआ लेकिन उसी कोर्ट ने माना कि ना कि दुरुपयोग हो रहा है इस कानून का। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोर्ट जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित है। आप मुझे बताइए, कोर्ट जो है फैक्ट्स पे फैसले लेता है। यहाँ जो कोर्ट पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया है या कोर्ट ये चाहता है कि जातिवादी में ना बटे? यही तो उनकी टिप्पणी है।
आप मुझे बताइए, ये जो कानून आया है किस पृष्ठभूमि में आया? पिछले 5 साल में 118% मामले जो एट्रोसिटी के बढ़े हैं शिक्षण संस्थाओं में। कोर्ट के पास ये क्या एविडेंस, ये फैक्ट पर्याप्त नहीं था कि इसको जस्टिफाई करने के लिए? भाई ये जो कानून आया है ये विषम परिस्थितियों में लागू होता है, सामान्य परिस्थितियों में नहीं। आप इसको इतना इन जनरल बना रही है मीडिया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सवर्ण समाज है वो अपने आप को कटा महसूस कर रहा है। भाई ये उनके खिलाफ नहीं है क्या? ईडब्ल्यूएस में भी तो सभी सवर्ण है, 50% महिलाएं में सभी जातियों की महिलाएं हैं, दिव्यांग में सभी जातियों के दिव्यांग है। वो लोग जो एट्रोसिटी करते हैं, चाहे वो दलित हो चाहे आदिवासी हो, यदि अरे तो भाई उसमें ये प्रावधान भी रहता तो क्या दिक्कत थी कि कभी कोई झूठी शिकायत करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। तो ये तो एड ऑन किया जा सकता था, आपने इस कानून को क्यों बदनाम कर दिया? ये बात तो बिल्कुल तथ्य है कि जो झूठी शिकायत करता है उसके खिलाफ ठीक है। हरेंद्र जी वो कह रहे कानून को ही बदनाम कर दिया आपने, कानून तो सही था। हाँ, आप एड ऑन उसमें संशोधन कर देते, बात खत्म। मैंने पहले भी कहा था उल्टी गंगा बह रही है आज। मनीष जी, इस तरह का कोई भी कानून जो समाज को बांटने का काम करता है, कोई भी सरकार लाए, चाहे हमारी हो या पूर्ववर्ती सरकार है, वो गलत है। क्योंकि हम सबको बताया गया है हम सब भाई भाई है, तो भाई भाई के हिसाब से रहना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि सामान्य वर्ग के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। आप देखिए अभी नीट की परीक्षा के एग्जाम रिजल्ट आया है, -40% वाला डॉक्टर बना है और जो पास हुए 90% लाए वो फेल हो गए। तो ये कहाँ की इंसाफ है? इंसाफ है, कहाँ का इंसाफ है? कहाँ से हम अगड़े हैं, कहाँ से आप पिछड़े हैं? आप बताइए। हम जो खाते हैं वही आप खाते हैं, जो हम पहनते हैं वही आप पहनते हैं, जो हम पढ़ते हैं वही आप पढ़ते हैं। तो अगला पिछड़ा की बात कहाँ से आ गई? हरेंद्र भाई, किस इंसाफ के तहत ये बताइए कि 15% लोग जो 90% संस्थानों में बैठे हैं उनकी क्या मौलिक प्रतिभा है? मुझे बताइए ना आप। अरे किसने रोका है आपको? किसने रोका है? आपको 90% वाला बिना लिफाफे की बात नहीं कर सकते। विक्रम भाई 90% वाले को आप बाहर कर रहे हैं, 40% वाले को आप बैठा रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं आप पीछे। सुनिए, देखिए अभी मैं शांत था, अब आप सुनिए। राष्ट्रपति कौन है? तो उससे क्या होता है? प्रधानमंत्री कौन है? टोकन नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। मुख्य न्यायाधीश कौन है? किस वर्ग से है? ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है? टोकन नहीं चाहिए। अरे सुनने की क्षमता रखिए। अरे वो नीचे से ऊपर तक, आप बैठे हैं। सामान्य वर्ग का एक सिंगल व्यक्ति बता दीजिए और रोना रोते हैं कि हम कहाँ हैं। आप मनुवाद का शूद्र चाहते हो, समझे? आप दलित नहीं चाहते। मनुवाद आपके लिए कोई गर्दन उतार के भी दे देना तब भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। हम लोग अपना पेट काट के आपको बढ़ा रहे हैं और आप लोग क्या है कि बांटने की राजनीति कर रहे हैं और धमकी देते हैं कि हम दूसरे धर्म में चले जाएंगे। कर दिया कि जो मनुवादी है वो जब तक जिएगा मनुवादी रहेगा। धिक्कार है पूरे मनुवाद। ये रोना इसी रोना को रो कर आज आपके क्या है, हम लोग आज विवश क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय हमारे देश के महापुरुषों ने बलिदान न दिया होता, 85% महापुरुषों ने बलिदान न दिया होता तो आज भी हम संख्या में भी ज्यादा होते। आज संख्या में कम हो गए हम लोग। हरेंद्र जी, विक्रम जी, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की भी एक बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूजीसी पर विवाद सियासी फसाद में बदल गया। आपने देखा ही कि उल्टी गंगा बह रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पक्ष में आ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता विरोध में आ गए हैं और स्वीकार कर रहे हैं कहीं ना कहीं चूक हुई है। लेकिन ये चूक तो हुई है, जिम्मेदार कौन है? हर बार कोर्ट को ही दखल क्यों देना पड़ता है? इस पर विचार करने की जरूरत है। क्या अंग्रेजों की नीति पर चलने की कोशिश हो रही है या किसी के साथ अन्याय हो रहा है? अब गेंद कोर्ट के पाले में है, निश्चित तौर पर सबको इंसाफ मिलेगा। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनाजी टीवी। नमस्कार।